नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर दिया गया एक बयान विवाद का विषय बन गया है। रक्षा मंत्री ने नेहरू को बाबरी मस्जिद से जोड़ते हुए एक बयान दिया है और बयान के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आरंभ हो गया है और जो विपक्ष है, तीखी आपत्तियां उसकी ओर से आई हैं और खासकर कांग्रेस खेमा है, उसने इस पूरा जो बयान है, उसे लेकर अफसोस भी जताया है और ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि राजनाथ सिंह जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी जो 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी, उस मौके पर यह बयान आया है और उस बयान के बाद जैसे मैंने कहा कि अब जो आपत्तियां आई हैं, विपक्ष जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक विवाद की स्थिति है। तो ये जो पूरा मसला है, मामला है, इसी सबको समझने के लिए, बूझने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि जो असली धर्मनिरपेक्ष कोई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उनका ये कहना भी जो है, ऐसे लोग, प्रोग्रेसिव लोग हैं, किसी के गले उतर नहीं रहा। तो कुल मिलाकर इस मसले को, इस मामले को समझने के लिए चलेंगे, जो हम देश की बात करते हैं, प्रोफेसर अभय दुबे साहब के पास। सबसे पहले प्रोफेसर अभय दुबे साहब को जोड़ना चाहूंगा, जोड़ता हूं उनको। जुड़ गए हमसे प्रोफेसर, बहुत स्वागत करूंगा अभय सर। और जी, जी। शुरुआत यही, राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद को लेकर, आपने सुना होगा, उन्होंने सरदार पटेल का जिक्र करते हुए सोमनाथ मंदिर भी लाए और साथ में उन्होंने कहा है कि नेहरू जो है बाबरी मस्जिद की मरम्मत सरकारी व्यय से करना चाहते थे। कैसे देखें, कैसे लें, क्या आप कहिएगा सब पर? देखिए, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि आंदोलन 90 के दशक में शुरू हुआ था और तब से अब तक कितने दिन हो गए? 35 वर्ष हो चुके हैं उस आंदोलन को शुरू किए हुए। राजनाथ सिंह जी ने ये जो जानकारी दी है, देश का जो ज्ञानवर्धन किया है, इस तथ्य को अभी तक वो कहाँ छुपाए हुए थे? आपको याद होगा, उन दिनों हम लोग पत्रकार वो देख रहे थे कि सारे देश में किस तरीके से धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी ने सारे देश की एक राम मंदिर यात्रा, राम रथ यात्रा की थी। उस रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कभी ये जानकारी नहीं दी। जो वहां पे साध्वी रितंबरा थी, उमा भारती थी, ये लोग बड़े बड़े आग उगलते हुए भाषण दिया करती थी, उन दोनों प्रवचन दिया करती थी। मैंने तो उनके प्रवचनों की एक समाजशास्त्रीय व्याख्या भी एक बार की थी। उन्होंने भी कभी ये जानकारी देश को नहीं दी है। जो बजरंग दल वाले थे, विनय कटियार, उधर जो अयोध्या में जो लोग थे, उन सब लोगों ने भी कभी, चाहे वो महंत नृत्य गोपाल दास हों, कोई भी हो, मत कभी भी देश को ये जानकारी कहाँ छुपाए हुए थे अभी तक वो? इसका सीधा मतलब यह है कि ये एक गढ़ी हुई जानकारी है। अब समस्या क्या है कि रक्षा मंत्री ने जो जानकारी दी है, ये जानकारी देने का जो यत्न किया है, उसकी जांच करने का हम लोगों के पास और कोई साधन नहीं है। क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया तो इस प्रकार की कोई जहमत उठाएगा नहीं, मीडिया तो उनसे कोई सवाल पूछेगा नहीं उनसे। तो ये पूरी तरीके से पहली नजर में सफेद झूठ है और एक मनगढ़ंत जानकारी है। जहां तक सोमनाथ मंदिर का सवाल है, सोमनाथ मंदिर का विवाद पूरा रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। इसमें भी किसी किस्म के भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है कि कौन क्या चाहता था और किसने क्या किया। जवाहरलाल नेहरू जिस प्रकार के जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राज्य की संस्था का कभी भी किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप न हो। वो सेकुलरिज्म का मतलब समझते थे कि राज्य को सब धर्मों से बराबर की दूरी बना कर रखनी चाहिए और ये राज्य का काम नहीं है कि कोई मंदिर या मस्जिद बनवाए वो। इसलिए ये तो असंभव था कि वो राज्य के पैसे से, राज्य के खजाने के पैसे से किसी भी पूजा स्थल को बनवाने की या उसकी मरम्मत करवाने की कोई बात कहते या कोई प्रस्ताव रखते। वो तो जब भी कांग्रेस के अंदर से इस तरह के प्रस्ताव आते थे तो वो इन प्रस्तावों का हमेशा विरोध करते थे और प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी कोशिश करते थे कि वो बातें ना होने पाए। लेकिन उनकी सरकार में एक व्यक्ति का शासन नहीं चलता था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। ये वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। नरेंद्र मोदी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जो वो कह देते हैं सरकार वही करने लगती है पूरी तरीके से। इसलिए
जो सरदार पटेल थे, रफ़ी अहमद किदवई थे और दूसरे बड़े-बड़े नेता जो थे, वो उसमें फर्स्ट अमंग द प्रधानमंत्री की हैसियत फर्स्ट अमंग द इक्वल्स की हुआ करती थी। इसलिए दूसरे लोग भी जो बात कहते थे, उन पे भी जो है उनकी बात भी मानी जाती थी, उनके प्रस्तावों पर भी विचार किया जाता था। जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद चाहते थे, राष्ट्रपति थे, वो मान लीजिए बनारस गए, बनारस में राजेंद्र प्रसाद ने ब्राह्मणों के पैर धोए, तो जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इसकी आलोचना की और उनका मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपका वो कट रहा है, हल्का सा आप इस तरफ खिसक जाइएगा, मेरी थोड़ा सा जी, हल्का सा हाँ, आपका, हाँ, बस थोड़ा सा, बस हाँ, मामूली। जी, हाँ, जी, जी। उनका मानना था कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जिस पद पे हैं, उस पद पे इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू के राजेंद्र बाबू से संबंध खराब हो गए, इस तरह की ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बिल्कुल अलग किस्म का ज़माना था, अलग तरह से पूरी राजनीति चलती थी, नेताओं के संबंध अलग तरह के थे, सब लोग राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए थे। छोटी-मोटी बातों पे जो मतभेद होते थे, वो उनके आपसी संबंधों के और जो गवर्नेंस वो दे रहे थे और देश का नया राष्ट्र बना रहे थे, उसके आड़े नहीं आते थे। ये आज के नेता जिस प्रकार की क्षुद्र राजनीति करते हैं, वो ना उस ज़माने को समझ सकते हैं, ना उन नेताओं के बराबर पढ़े-लिखे हैं, ना उतने समझदार हैं, ना उतनी हैसियत है, ना इन लोगों के आपसी संबंध इस तरीके के हैं, ना इन लोगों के पास वैसी कोई दूरंदेशी है। तो ये लोग तो जब उस ज़माने के नेताओं के ऊपर टीका-टिप्पणी करते हैं, तो उसको देख के केवल हँसी आती है और अफ़सोस होता है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। नहीं, उन्होंने ये भी देखिए, ये तो कहा ही इसको उकेरा और तमाम नेहरू जी की आलोचना की, साथ में उन्होंने कहा कि सोमनाथ जो मंदिर था, जब उसका पुनर्निर्माण हुआ तो एक बाकायदा ट्रस्ट की स्थापना की गई। उस ट्रस्ट में सरकार से एक पैसा नहीं लिया गया और ऐसे ही राम मंदिर का निर्माण हमने जो है सब बिना सरकारी पैसे के किया और यही असली सेक्युलरिज्म है, ये कहना। क्या देखिए, कहिएगा ये ये जो स्टडी? असली सेकुलरिज़्म वो हमेशा ही जो हिंदुत्ववादी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जो हिंदू स्वाभाविक रूप से सेकुलर होता है, वो पैदाइशी सेकुलर होता है। बाकी सब लोग सेकुलर नहीं हो सकते क्योंकि वो एक किताब को मानते हैं, अहले किताब होते हैं, वो समय इस प्रकार के तर्क बहुत पुराने हैं और हम लोग इन तर्कों को सुनते आए हैं। इस बात को छोड़ दीजिए कौन असली सेकुलर है, कौन असली सेकुलर नहीं है। ये तो समझ में आ गया है कि कौन असली से कम से कम सेकुलरिज्म की एक परिभाषा के ऊपर सब में मतैक्य है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को सेकुलर कहता है, वो किसी दूसरे धर्म को हेय दृष्टि से नहीं देख सकता। गांधी जी का हमेशा मानना था कि जो व्यक्ति दूसरे सारे धर्मों का स्वागत करना चाहिए और सारे धर्मों की जो बुनियादी श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता में यकीन करना चाहिए। कोई धर्म किसी दूसरे धर्म से महान नहीं होता, ऐसा गांधी जी बार-बार कहते थे। यहाँ तक कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ जो ग्रंथ है, बहुत ही उनके उनके धर्म आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश, तो गांधी जी ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए मंगवाया। उन्होंने 2 प्रतियां सत्यार्थ प्रकाश की मंगवाई। एक प्रति में वो पढ़ते जाते थे और जहां कोई समस्या, दूसरी प्रति में वो निशान लगाते जाते थे और उसमें अपनी टिप्पणियां लिखते जाते थे। उस पूरे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद तो उन्हें गांधी जी ने बड़े अफसोस करते हुए वक्तव्य दिया कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती का बड़ा सम्मान करता हूं, इतनी महान हस्ती इतना खराब ग्रंथ लिखेगी, ये मुझे कभी अंदाजा नहीं था। क्योंकि दयानंद सरस्वती ने उसमें क्या किया है धर्म में? उन्होंने वैदिक धर्म के मुकाबले बाकी सारे पूजा पद्धतियों को, सारे धर्मों को हेय दिखाया है, तुच्छ दिखाया है। और उसमें उन्होंने सिख चाहे 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 खालसा पंथ हो, चाहे इस्लाम हो या चाहे ईसाइयत हो, कोई भी धर्म हो, सबको उन्होंने बहुत बुरी-भली बातें उन्होंने उसके अंदर सत्यार्थ प्रकाश में कही हैं। इस बात का गांधी जी ने विरोध किया था। तो सीधी बात यह है कि जो व्यक्ति सेकुलर अपने आप को कहता है, वो पश्चिम से आए इस सेकुलर विचार का हामी हो या ना हो, ये तो छोड़ ही दीजिए। भारतीय संदर्भ में कम से कम वो इतना मानता है कि भारत के सभी धर्म, भारत में जितने भी धर्मावलंबी हैं, सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाना चाहिए। कोई एक धर्म अपने आप को महान बताए और दूसरे धर्म को तुच्छ बताए, ये बिल्कुल उसके अंदर किसी भी तरीके से संभव नहीं है और हमेशा उसका विरोध किया जाना चाहिए। ये सेकुलरिज्म का एक मोटा-मोटा मतलब समझता है और राज्य की संस्था को सभी धर्मों से बराबर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो अब आप ये सोचिए, इसको छोड़ दीजिए, राजनाथ सिंह जी को तो ये बताना चाहिए कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जो चंदा वसूला गया था, सर, बहुत बड़े पैमाने पर चंदा वसूला गया था, जिसके बारे में ये तक चर्चा हुई थी कि अशोक सिंघल के घर में तो ऐसे ही घुसने पर ट्रंकों में रुपया
बक्सों में रुपया भरा रखा रहता था। उसका हिसाब कौन देगा? आज तक राम मंदिर में के लिए जो पैसा लिया गया और उसके ऊपर जो पैसा खर्च किया गया, उसका ठीक-ठीक सार्वजनिक जीवन में हिसाब क्यों नहीं दिया गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी संगठन, खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कुछ भी लोगों के जरिए प्राप्त करते हैं, भले ही उनको गुरुदक्षिणा के रूप में दिया जाए या किसी रूप में दिया जाए, उसका ठीक-ठीक हिसाब क्यों नहीं देते? वो सब चीजें दबाए क्यों रहते हैं? इसी तरह राम मंदिर का भी सवाल है, वहां भी चीजें दबाए रखी जाती हैं, उसका भी पूरा हिसाब नहीं दिया जाता। जिस दिन वो पूरा हिसाब ठीक से दे देंगे ना, उस दिन वो कहेंगे ये क्या है क्या नहीं है। इनको किसी को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है। अब वैसे मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, मैं वो पढ़कर बोल रहे थे, राजनाथ सिंह बड़े असहज से लग रहे थे। तो ये एजेंडा क्या, इसको इसको कैसे डिकोड कर सकते हैं हम लोग कि ये कुछ नहीं, इन देखिए चीजों ये इन को लोगों का लाना। बहुत पुराना एजेंडा है। देखिए अफवाहों को उड़ाना, गलत बातें, गलत तथ्यों को पेश करना और उसके सहारे एक माहौल बनाना, ये इनका बहुत पुराना एजेंडा है और नेहरू परिवार की ये विशेष रूप से दुश्मन है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह की प्रभुत्वशाली स्थिति में था भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी बड़ी हैसियत भी नहीं थी, उस वक्त भी अगर आप इनके प्रचार तंत्र के ऊपर गौर करें, किस तरह की बातें ये नेहरू परिवार के बारे में लिखते थे, मोतीलाल नेहरू के बारे में क्या लिखते थे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या लिखते थे, इंदिरा गांधी के बारे में कितनी आपत्तिजनक बातें ये लोग लिखते थे और प्रचार करते थे। मैं तो उन बातों को बोल भी नहीं सकता, इतनी खराब बातें हैं जो इन लोगों के बारे में लिखी जाती थी। वो ये सब तब भी ये लोग इस तरह के प्रचार किया करते थे और आपसी खुसफुसाहट में जो बातें होती थी, अगर आप उनको सुन लें तो आपको ताज्जुब होगा कि किस तरह के लोग हैं ये। आपस में ही उसी तरह की बातें करते रहते थे ताकि उन लोगों को झूठ पे यकीन हो जाता था। झूठ बोलते बोलते जब आप आपस में भी, घर में भी वही झूठ बोले, आपस में भी वही बात बोले, तो आप उस झूठ को ही सच मानने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा ये लोग उस झूठ में अपने आप को स्थापित करते थे। और इसी तरीके से इन लोगों की राजनीति इसी तरीके से आगे बढ़ी है। ये तो इस देश और लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस वक्त ये लोग देश में शासन कर रहे हैं और चुनाव कैसे जीता जाता है, इसके हथकंडे उन्होंने कुछ विकसित कर लिए हैं। सत्ता में आने और सत्ता में आने के बाद सत्ता को बनाए रखने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करना ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल नहीं, देखिए वो तो है ही कि आपके कब्जे में सारी संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग है, ध्रुवीकरण आपका मुख्य हथियार है, इसके अलावा आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो जो जी। 27 है, देखिए अगले जो 26 है, 26 में तो अभी बंगाल में बहुत हाथ पैर मारने पड़े। 27 की तैयारी उत्तर प्रदेश और साथ में क्या कुछ बीच में जो हालात देश में बन रहे हैं उसमें क्या मध्यवधि जैसे उसके लिए कहीं ये उसकी एक बिसात तो नहीं बिछाई जा रही, ऐसा देख सकते हैं क्या आप ऐसा? नहीं, ऐसा मुझे तो अभी पहली नज़र में नहीं लगता। देखिए, 2024 में बहुमत खोने के बाद में इन लोगों ने ये सोचना, बड़ा सदमा लगा इन लोगों को। इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि कोई ऐसी जुगाड़ की जाए, जिससे ये नौबत दोबारा ना आने पाए। तो सब फिर उन्होंने दिमाग लगाकर उन्होंने ये एसआईआर नाम का उन्होंने एक उपकरण विकसित किया। चुनाव आयोग की मदद से चुनाव आयोग पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। इससे पहले राजीव कुमार थे, राजीव कुमार के बाद, राजीव कुमार के ज़माने में ये ज्ञानेश कुमार उनके आयुक्त थे, वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तब संधू भी हुआ करते थे उस वक़्त। इन लोगों ने मिलकर और सरकार ने मिलकर, भाजपा के रणनीतिकारों ने मिलकर ये एसआईआर बनाया है। इस एसआईआर के ज़रिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर राज्य में जहाँ ये चुनाव हारते रहे हैं, वहाँ पर योजनापूर्वक उन सीटों के ऊपर जहां इन्हें कम वोट मिलते हैं, किस तरीके से अपने विरोधियों के वोट काटने और वोट काटने से वोटर लिस्ट में जो स्पेस पैदा होता है, उस स्पेस का फायदा उठाते हुए उसमें कुछ फर्जी वोट वो अपनी तरफ से उसमें डाल लें या अपने वोटों को डाल लें। फिर जैसे राहुल गांधी ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमाण देकर दिखाया था कि इनके वोटरों की एक टीम है जो कि सारे देश में वोट करती हुई घूमती है। अब इन चीजों को कैसे पकड़ा जाए, इनकी काट कैसे की जाए, एसआईआर में जहां ये तिकड़म सभी कर रहे हैं वहां कैसे की जाए, ये सब एक बहुत बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी चूंकि मजबूत शासक हैं और 15 साल से बंगाल की राजनीति पर हावी हैं और वो जानती हैं कि अपने अपने राजनीतिक हित में मशीनरी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्होंने वहां पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का जो पहलू है, उस बीएलओ के पहलू को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है ममता बनर्जी ने। इससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी चिंतित है।
सारे देश में विपक्ष भाजपा पे आरोप लगा रहा है कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन बंगाल में भाजपा आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने बीएलओ को जी नियंत्रित करके पूरी एसआईआर को अपने पक्ष में झुका लिया है। सर। उनके वहां के नेता ने एक वक्तव्य दिया है। जी इससे यह भी जी लगता है कि एसआईआर एक इस तरह का उपकरण है कि जिसके पास सत्ता होगी, दरअसल वो उसके पक्ष में ही काम करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देश में ज्यादातर जगहों पर सत्ता है, इसलिए वो उसी तरफ पूरा 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 झुकाव उस तरफ है। तो इस उपकरण का वो कैसे इस्तेमाल करेंगे चुनाव में, ये एक देखने वाली बात है, जो धीरे धीरे करके उसकी परतें खुल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को, हो सकता है बंगाल में ये लोग कामयाब ना हो पाए, हो सकता है तमिलनाडु में कामयाब ना हो पाए, लेकिन दूसरी जहां पे उनकी सरकारें हैं, वहां उनको कामयाब होने से कैसे रोका जाए, इस चुनौती का विपक्ष को सामना करना पड़ेगा। अगर विपक्ष ने इस चुनौती का सामना नहीं किया तो समझ लीजिए उसके हाथ से बाजी गई। बिल्कुल। मैं 2-3 सवाल में खत्म करूँ, छोटे-छोटे सवाल। एक तो मैं सवाल ये करना चाहूँगा, देखिए हम तीसरा दिन था आज संसद का। हमने देखा था कि कल उन्होंने कान घुमा के पकड़ा कि वो चुनाव सुधार के नाम पर चर्चा को 9 तारीख को तैयार है। और इसके अलावा आज उन्होंने वो जो संचार साथी ऐप, उसे लेकर सिंधिया का एक बयान था। उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब मैंडेटरी होगा जिसको करना है। लेकिन क्या इनकी जो जो फितरत रही है, ये और जासूसी से मतलब जोड़ा गया मैंडेटरी उन्होंने नहीं कहा। होगा? नहीं, क्या जी, मैंडेटरी नहीं होगा कि मैंडेटरी होगा? नहीं होगा कि आपको ज़रूरी नहीं है मैंडेटरी आप नहीं कर। होगा। अब आज अच्छा, ये अगर ना अगर अगर संचार मंत्री ये कहना चाहते हैं कि ये एक भ्रम है, गलतफहमी है कि वो मैंडेटरी होगा, उसको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता और हर व्यक्ति चाहे ना चाहे वो उसके फोन में एक्टिवेट रहेगा ही, तो उस तरह का उन्हें आदेश जारी करना चाहिए ना। भाई उन्होंने, एब्सोल्युटली। हाँ, मेरा कहना ये है कि उन्होंने मैंने वो पूरा आदेश पढ़ा है, मेरे पास उस जी हाँ, आदेश की प्रति भी है। जो उन्होंने फोन कंपनियों को आदेश दिया है, 2 पन्ने का जो आदेश है, कोई भी उसको पढ़ ले, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी ने इसको हटाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसको, 7 उन्हें बी उस शायद आदेश, 7 बी 7 बी जो है एक हाँ, उसमें उन्हें उस क्लॉज़ है। आदेश को बदलना चाहिए ना। केवल वहां मुंह जबानी बात क्यों कर रहे हैं? ये अभी मुंह जबानी बात कर रहे हैं और वो धमकी लोगों के ऊपर है ही, कंपनियों के ऊपर। कंपनियां भी अजीब कंपनियां कह रही हैं कि पब्लिक को बताने के लिए, तो ये कह रहे हैं और हमको ये आदेश दे रखा है। या तो कंपनियां खुद कहें कि भाई ये आदेश सरकार ने वापस ले लिया है और एक नया आदेश दिया है, जिस आदेश में ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी नहीं है, मतलब वो, तो वो इन्हें करना चाहिए। उसके बाद ये बात कहें। हम बिना, जब तक ये आदेश नए जारी नहीं कर देते, हमें इनकी बात पे यकीन नहीं है। अबे सर, एक और चीज हुई कि डॉलर जो है 90 पार कर गया है। मोदी जी कहा करते थे कि भाई डॉलर गिरना यानी प्रधानमंत्री की साख का गिरना, प्रधानमंत्री का गिर जाना। तो इसको, इस पे क्या आप जो है खामोश है, देखिए, मौन इसमें है? ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। देखिए, ये तो इस सरकार का बहुत बड़ा स्कैंडल है। जब ये लोग विपक्ष में थे, तब ये रुपए की कीमत गिरने को इन लोगों ने बहुत हंगामा किया। हम सब लोगों ने वो नज़ारे भी देखे हैं पूरे के पूरे। अच्छा, अब ये अपनी तरफ से एक कुछ अपने सरकारी अर्थशास्त्रियों द्वारा ये दलील दिलवा रहे हैं कि ये रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि फायदेमंद है। और कई जगह इस तरह के संपादकीय भी लिखे जा रहे हैं। लिखे जा तो रहे ये बिल्कुल बेकार की बात है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल जमीन पर कमजोर है, बल्कि जो इस दुनिया में करेंसी बास्केट है, करेंसी बास्केट में भी भारतीय मुद्रा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। और इसका प्रमाण आप खुद ही बता रहे हैं कि 90 के पार कर गया है डॉलर। तो ये बहुत बुरी हालत है। अब पाउंड के मुकाबले कितनी बुरी हालत है रुपए की, यूरो के मुकाबले रुपए की कितनी बुरी हालत है, हम सब इस बात को जानते हैं। चूंकि इस सवाल को विपक्ष उठाता है, इनका थोड़ा इस सवाल के ऊपर मजाक भी उड़ाया जाता है, इसलिए ये गड़े गड़ाए बेकार के तर्क दे रहे हैं। इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत सुधारनी चाहिए। ये चारों तरफ गुलाबी तस्वीर बनाए रहते हैं और इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से इनकी जो कमियां जो हैं वो सामने ना आ पाए। और चूंकि सबसे बड़ी मीडिया इनसे कोई जवाब तलब नहीं करता, जो जो कहते हैं वो बात अनचैलेंज चली जाती है। विपक्ष कहता रहता है, मीडिया कभी उसको कभी सपोर्ट नहीं करता, कभी उसका समर्थन नहीं करता, विपक्ष के साथ खड़ा नहीं होता। अगर 10 साल पहले का मीडिया होता तो इन लोगों की खाल खींच दी जाती और ये अभी सार्वजनिक जीवन में उनके कपड़े उतार दिए जाते, सार्वजनिक जीवन में नंगे खड़े होते, लोग जवाब न दे पा रहे होते किसी बात का। बिल्कुल। अब सर, आईएमएफ ने तो सारा इनको एक्सपोज किया, पिछले साल भी किया था, इस बार पुनः किया, सारा कुछ खोल के दे दिया। 8.4 पिछली कहां बार है, क्या है? एक्सपोज किया था, उस खबर को इन लोगों ने दब्बा दिया था। पिछली बार भी इन्हें, इनके आंकड़ों पे इन्हें सी ग्रेड मिला था। इस खबर को उन्होंने चालाकी से दब्बा दिया। इस बार हिंदू ने बहुत छाप दी खबर ठीक से, तो सबके हाथ में खबर आ, सबको पक गई और उसकी अब चर्चा है उसकी। तो उस खबर ने तो पूरा जो जीडीपी के इनके आंकड़े हैं, उन आंकड़ों की पोल खोल दी है। बिल्कुल। मैं अंतिम सवाल करूंगा अभय सर, ये जो सारा चल रहा है कि चाहे राजनाथ सिंह कुछ बात करें, ये अलग अलग तरीके से आप जितने मंचों पर जहां आपको जो मूल विषयों पर जवाब देना है,
तो वो नहीं दे पा रहे। ये पूरा खेल हेडलाइन मैनेजमेंट का कि आप कैसे तो भी कुछ कुछ करिए और हेडलाइन को चेंज कराते रहिए, बस खेल यही चलता करते हैं ये, इनका काम ही है। ये बेसिकली मुख्य तौर पर राजनीतिक प्रबंधकों की पार्टी है। चूंकि इनके पास सत्ता है, इसलिए इनका प्रबंधन बहुत प्रभावी लगता है। जहां पे इनके पास सत्ता नहीं होती, वहां इनका प्रबंधन बहुत कमजोर हो जाता है। आप देखिए, जहां सत्ता नहीं होती, वहां पे लगता है कि इतना 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 बन नहीं पा रहा है यहाँ पे इनका मामला। जहां चूंकि सत्ता इनके पास है, इसलिए इनका प्रबंधन हर जगह बहुत ही कामयाब लगता है। हर राजनीतिक प्रबंधकों की पार्टी है ये। डिस्कोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाए और सुर्खियों का प्रबंधन कैसे किया जाए, हवा कैसे बनाई जाए, इस काम में माहिर हैं। किसी भी खबर में कौन सा स्पिन दिया जाए, कैसे झूठ बोला जाए, किस तरह ऐसे तथ्यों को पेश किया जाए जिन तथ्यों की कोई जांच नहीं हो सकती, कोई तस्दीक नहीं हो सकती, बस ये सब कह के ये लोग निकल जाते हैं। सवाल इनसे कोई पूछा नहीं जाता। इसीलिए ये सब इनका इस तरीके से लगातार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर, शुक्रिया। तो मित्रों, आप सुन रहे थे अभय दुबे साहब को। अभय दुबे साहब ने स्पष्ट किया, भाई राजनाथ सिंह जो बातें कर रहे हैं, नेहरू की जगह उन्हें बात ये करना चाहिए जो कहीं है इतिहास में कभी नहीं समाहित था, और उन्होंने ये साफ कर दिया कि क्यों नहीं कहा गया जब राम मंदिर का पूरा आंदोलन था, किसी के मुख से नहीं निकला। आज ये सारी चीजें उठाना हेडलाइन मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, और हेडलाइन मैनेजमेंट के साथ साथ देश का ध्यान बांटा जाए, देश को कहीं अलग दिशा में, लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। ये भी स्पष्ट तौर पर निकलता है। जनता समझ रही, जनता जान रही। रोज जो सबसे बड़ी बात अभय सर ने कही कि आप वो जो राम मंदिर चंदा है उसका हिसाब दिलाइए, तो फिर देश मानेगा कि हाँ, वास्तव में आप असली सेक्युलर हैं, आप वास्तव में जो है चीजों में विश्वास होती है और आप गलत चीजें नहीं करते। कई सारी चीजें हैं जो निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आपका चर्चा को सुनने के लिए, और आग्रह करूंगा कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।